दोस्तों बहुत सारे लोगों को सेविंग अकाउंट खुलवाने में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि किस बैंक में खुलवाएं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक में ना खुलवा करके हम सरकारी बैंक में ही खुलवाएं, क्योंकि सरकारी बैंक का पे सबको भरोसा रहता है कि वो बैंक कहीं भागेगी नहीं, और भागेगी भी तो हम सरकार पे भरोसा रखते हैं कि सरकार हमको पैसा वापस दे देगी। लेकिन प्राइवेट बैंक पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, खास करके स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लोग भरोसा नहीं करते हैं कि ये भाग जाएगी तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अब इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो है ना, हर आदमी का एक इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आप अकाउंट जब ओपन कराते हैं तो उस पीरियड में आपका इंश्योरेंस हो जाता है, आपको पता नहीं रहता है। हम इसके बारे में टोटल डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, सरकारी में खुलवाना अच्छा रहेगा कि नहीं, प्राइवेट में खुलवाना अच्छा रहेगा कि नहीं, किस बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप पैसा डालते हैं उसमें रखते हैं तो। और ये भी बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट आपका बेस्ट रहेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, सेविंग अकाउंट के लिए, ताकि आपका जब आपका बजट कम है तो एक ऐसा अकाउंट सेविंग अकाउंट खुलवाएं ताकि आपका कोई एनुअल फ़ी देना ना पड़े, कोई आपको मेंटेनेंस चार्ज नहीं रखना पड़े। इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट का जो फीचर है ना अलग अलग होता है। तो ये सभी फीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट किसके लिए बेस्ट होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आरबीआई के गाइडलाइंस के ही तहत सभी बैंक चलती है, चाहे स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हो, माइक्रो फाइनेंसिंग हो, सभी रजिस्ट्रेशन किससे कराती है, आरबीआई से। और आरबीआई से जो रजिस्टर्ड रहता है वहीं बैंकिंग चलता है, वहीं स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक चलता है। लेकिन बाय द वे अगर कोई बैंक भाग जाती है तो क्या करें। मान लीजिए अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर वो भाग जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है। तो इसके लिए हम बताए थे कि इसके लिए आपके पास इंश्योरेंस रहता है। कौन सा इंश्योरेंस रहता है आप लोग को बता दूं। जैसे कि हर बैंक में, हर चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, हर बैंक में इंश्योरेंस रहता है। कितना का रहता है तो 5 लाख का रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है। अब ये व्यक्ति के ऊपर नहीं रहता है। जैसे आप जब अकाउंट खुलवाते हैं, एक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में खुलवा लिए, एक प्राइवेट बैंक में खुलवा लिए, एक सरकारी बैंक में खुलवा लिए, तो तीनों का एक इंश्योरेंस रहता है। 5-5 लाख का इंश्योरेंस रहता है। अगर सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक हो, तीनों में से अगर कोई भाग जाता है तो अगर आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है, तो उतना तक अगर 5 लाख रुपया है आपके अकाउंट में, 5 लाख रुपया तक आपको रिफंड मिल सकता है। आरबीआई खुद देती है। अब आरबीआई एक कंपनी रखी है जो कि आरबीआई से ही रजिस्टर्ड है। आरबीआई जो इंश्योरेंस कंपनी को रखी है उसका नाम है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी जो कंपनी है वो आरबीआई से मिलकर काम करती है। अब जितने भी माइक्रो फाइनेंसिंग है, जितने भी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, सभी बैंक को यह इंश्योरेंस करती है ये जो डीआईसीजीसी है। अब डीआईसीजीसी क्या करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में, खास करके स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में या प्राइवेट बैंक में लोग कतराते हैं उसमें अकाउंट ओपनिंग कराने से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर ये बैंक भाग जाएगी तो मेरा पैसा डूब सकता है। तो इसमें लोग नहीं सोचते हैं कि मैं अकाउंट ओपन कराऊं। लेकिन अब बता दूं कि 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। अब देखिए, जैसे कि आपके पास 2 अकाउंट है, एक स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में है और किसी बैंक में है, सपोज दैट बड़ौदा बैंक में है या HDFC बैंक में है, तो ये कंपनी जो है, ये बैंक जो है भाग जाती है, दोनों कंपनी भाग जाती है। तो एक में क्या होता है, आपका जो है, एक में आप रखे हैं 4 लाख रुपया और एक में रखे हैं 6 लाख रुपया। गौर से समझिएगा। तो हम कितना का बताए हैं इंश्योरेंस करती है, 5 लाख का। तो ये जो है अगर दूसरे बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जिसमें आप 4 लाख रुपया रखे हैं, तो 4 लाख रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब इसमें कितना रखे हैं, HDFC में 6 लाख रुपया रखे हैं। तो 6 लाख रुपया जब आप रखे हैं तो 6 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस आपको कितना का हुआ है, 5 लाख का हुआ है। तो 1 लाख रुपया का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, वो 1 लाख रुपया आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर
अगर 7 अकाउंट 8 अकाउंट रखे हैं, आप प्रत्येक में अगर 5-5 लाख रुपए रखे हैं, तो सभी पैसा अगर रिफंड मिलने वाला है आपको, सभी पैसा आपको रिफंड मिलने वाला है। एक ही अकाउंट है, उसमें आप 10 लाख रुपया रखे हैं, वो कंपनी भाग जाती है, वो बैंक भाग जाती है, तो उसमें आपको कितना का मिलेगा? सिर्फ 5 लाख रुपया मिलेगा, और 5 लाख का नुकसान आपको सहना पड़ेगा। इस प्रकार से ये नियम है जो DICGC के कंपनी के तहत ये रूल है। और ये जो RBI का गाइडलाइंस है, RBI के गाइडलाइंस के तहत ये नियम बना है। हर बैंक का नियम है कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ATM चार्ज, अगर किसी बैंक का होता है कि अगर अकाउंट ओपन कराते हैं, जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नियम है कि अकाउंट होता है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है, एक BSBD होता है, एक स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो इसका अलग अलग नियम है, अलग अलग चार्ज है। अगर एक मंथ में आपका 2000 का 3000 का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है आपके अकाउंट से, अगर सोच रहे हैं कि उतना का ट्रांजैक्शन मेरा नहीं हो पाएगा, तो आप BSBD अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जिसमें आप ATM के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अकाउंट ओपन करा के आप चला सकते हैं। उसमें नहीं कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है और नहीं कोई कुछ चार्ज देना पड़ता है। अब बड़े बड़े बैंक का नियम हम बता दे रहे हैं कि सिल्वर अकाउंट होता है, गोल्ड अकाउंट होता है, और तीसरा प्लेटिनम होता है। सिल्वर अकाउंट जो होता है, जो कि सिल्वर में आपका मिनिमम अमाउंट आपको रखना पड़ता है, 500 रुपया मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ता है, आप बिंदास उसको यूज कर सकते हैं, आपको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप बिल्कुल उसका ATM है, उसका जो चेक, लेकिन इस ATM है, ATM से कितना भी ट्रांजैक्शन करिए उसके एक बैंक से, जो बैंक का आपका अकाउंट है उसी बैंक में अगर कितना बार भी महीने में अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। लेकिन वो बैंक का है ATM, अगर दूसरे बैंक में, जैसे सपोज दैट ATM है आपका HDFC का, तो HDFC में यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू आप यूज कर रहे हैं, हमेशा यूज कर रहे हैं, मंथ में 30 दिन का 30 दिन आप यूज कर ले रहे हैं, तो आपका चार्ज नहीं कट रहा है। लेकिन वहीं दूसरे बैंक में आप अगर दूसरे ATM में आप उस ATM को यूज करते हैं तो लिमिट 3 ही बार का मिलता है, 3 बार से महीने में तीन बार से ज़्यादा महीना में यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ अपने मन से, अपने माइंड से हटा लीजिएगा, या मेरा पैसा जो है डूब सकता है, तो ये अपने अंदर से हटा लीजिए, क्योंकि ये RBI के गाइडलाइंस के तहत ये रूल है कि 5 लाख का इंश्योरेंस प्रत्येक व्यक्ति को आपको कर देना है जो आपके बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं। दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, आपके अंदर ये क्या रहता है कि प्राइवेट बैंक में हम अकाउंट ओपन कराएंगे तो ज़्यादा पैसा कटेगा, तो इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। अकाउंट हर प्रकार का होता है, ये नहीं है कि सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ये आप लोग सोचते होंगे, अभी तक बहुत सारे जनरली लोग यही सोचते हैं कि 3 ही अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। आप लोग सोचते होंगे कि तीन ही अकाउंट होता है, लेकिन इसमें जो है आपका सेविंग अकाउंट में बहुत सारा प्रकार होते हैं, करेंट अकाउंट में भी बहुत सारा प्रकार होता है। तो सेविंग अकाउंट में आपको सबसे पहले जिस बैंक में आप जा रहे हैं, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में जा रहे हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए, या किसी प्राइवेट बैंक में जा रहे हैं, तो सरकारी में तो उतना सर्विस नहीं मिल पाता है आपको, बता रहा हूँ। लेकिन प्राइवेट बैंक में जाइएगा अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो आपको सिर्फ कहना है कि हमको अकाउंट ओपन कराना है सेविंग अकाउंट। तो इसमें अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कौन कौन से आपके पास ये प्रकार है, ये हमको समझा दीजिए पूरे डिटेल्स में, कि एक BSBD अकाउंट, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट और ये सेविंग अकाउंट के बारे में हमको टोटल डिटेल्स में समझा दीजिए कि किसका मेंटेनेंस चार्ज कितना रखना पड़ेगा और कितना का ट्रांजैक्शन हम मंथली कर सकते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हमको कितना देना पड़ जाएगा, ATM फी कितना देना पड़ जाएगा, चेकबुक फी कितना देना पड़ जाएगा, अगर कितना का ट्रांजैक्शन, अगर महीने में अगर ट्रांजैक्शन सपोज दैट मेरा नहीं हो पाया तो मंथली में कितना पैसा कट सकता है। ये जितना पॉइंट बताया हूँ ये ज़रूर आप पूछिएगा अगर अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो। अगर नहीं पूछते हैं तो बैंक वाले कोई भी अकाउंट अपने फ़ायदे के अनुसार से वो लोग खोल देंगे, और आप बाद में सोचते रह जाइएगा कि बेकार किए इस बैंक में अकाउंट खोलवाने के लिए। लेकिन आपको तो नहीं मालूम होगा कि ये बैंक में और भी अकाउंट हैं जो कि मैं खुलवा सकता था, लेकिन बैंक के जो एम्प्लॉय है उसके अनुसार से मैं खाता खुलवा लिया, तो भुगतना किसको पड़ रहा है, हमको पड़ रहा है।
तो इस बात पे ध्यान देना है। टोटल जांच परख के सभी जानकारी ले करके मैं जितना पॉइंट बताया हूँ वो सब कुछ पूछ करके आप अकाउंट ओपन कराइए। जब इतना सब पूछ करके जब आप अकाउंट ओपन कराइएगा तो आप बिल्कुल नहीं फंस सकते हैं। आपका अकाउंट आपके मन मुताबिक, आपके सोचे समझे के अनुसार से आप अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।